यूनिट 2, चैप्टर का नाम है गतिकी। सबसे पहला क्वेश्चन है गति क्या है ना। गति जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन। तो गति क्या है, जब कोई वस्तु, देखो कोई वस्तु अगर किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, गति में क्या बोले कि अगर कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष, जैसे कि मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है, और कोई कार है इस जगह, ये कार इस तरफ से पार हो रहा है इस जगह से, तो कार ए पॉइंट पे है और कुछ देर के बाद वही कार चला जाता है बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट से जो बी पॉइंट पे गया तो क्या हुआ, ये इस वस्तु के सापेक्ष क्या है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो क्या बोले कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष, अन्य वस्तु कौन है, पेड़, तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो वस्तु कहलाता है गति में। तो गति में कौन कहलाएगा, कार, ठीक। और ये तो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कहलाया, तो इसलिए क्या कहलाएगा, विराम में। तो कार माने गति और विराम दोनों का डिफिनेशन साथ में हो गया। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष क्या करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा तब वो कहलाएगा गति में, और अगर परिवर्तन नहीं करता है तो विराम में। परिवर्तन करे तो गति में, और अगर परिवर्तन नहीं करे तो विराम में। आया समझ में ना। गति का प्रकार फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला गति का है सरल रेखीय, और दूसरा है वृत्ताकार, और तीसरा नाम है इसका दोलनी। मतलब देखो गति में क्या मेन है, गति का जो मेन डेफिनेशन है, बस अपनी स्थिति को बदलना, चाहे वो जैसे भी बदले, अपनी जगह को छोड़ देना ही गति में कहलाएगा। तो यहाँ कर रहा है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय में गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करे, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदले, लेकिन कहाँ पर, सरल रेखा में। तो सरल रेखा में अगर गति करेगा, मान लो कि कोई आदमी चल रहा है तो वो सीधा सड़क पे चल रहा है, तो इसकी गति क्या कहलाएगा। और अगर यही आदमी वृत्तीय पथ पर गति करेगा, माने वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो वो कहलाएगा वृत्ताकार गति। और दोलनी गति में क्या होगा कि अगर कोई भी वस्तु अपनी स्थिति, जो माध्य स्थिति, साम्य स्थिति, जहाँ पे वो रुका हुआ है, उसके आगे और पीछे या ऊपर या नीचे गति करेगा, तो वो कहलाएगा दोलनी गति। जैसे कि तुम देखे होगे झूला या सरल लोलक का गति जो पढ़ा रहे थे, सरल लोलक में क्या होता है, ऐसे वस्तु टंगा होता है, तो इसका ये स्थिति जो है साम्य स्थिति है, और साम्य स्थिति के मान लो हम इसको झुलाएंगे तो क्या होगा, ये आगे और पीछे गति करेगा। तो आगे और पीछे गति कर रहा है किसका, अपना साम्य स्थिति के। तो साम्य स्थिति के अगर आगे पीछे गति करेगा तो वो कहलाएगा दोलनी गति, ठीक है। दोलनी गति का ही दूसरा नाम क्या है, कंपन गति, ठीक है। और वृत्ताकार गति को कभी कभी बोला जाता है आवर्ती गति, ठीक है। और सरल रेखीय गति को बोला जाता है स्थानांतरीय गति। समझ गए, ठीक। गति दो प्रकार का, एक होता है एक समान और एक होता है असमान, ठीक है। एक समान गति किसको कहेंगे, एक समान को ही हम लोग इंग्लिश में यूनिफॉर्म बोलते हैं, और इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म यानी एक समान गति किसको कहेंगे, तो अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी अगर तय करता है कोई वस्तु, तो वो कहलाता है एक समान गति। और अगर कोई वस्तु समान समय में असमान, या इसी का उल्टा बोलो, असमान समय में समान दूरी, असमान समय में समान दूरी तय करता है, तो वो कहलाता है असमान गति। समान समय में समान दूरी समझ रहे हो कि नहीं, 1 सेकंड में मान लो 5 मीटर चलता है, ठीक है, 2 सेकंड में चलता है 10 मीटर, और 3 सेकंड में 15 मीटर। तो यही होता है एक समान गति। समान समय में हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है, इसलिए इसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान, ठीक है।
तो दूरी क्या है? दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो दूरी क्या है? देखो, यदि किसी पिंड द्वारा यदि तो ना लगाए तो अच्छा है, डायरेक्ट होगा। किसी पिंड द्वारा तय वास्तविक पथ की लंबाई कहलाती है दूरी। वास्तविक पथ मतलब क्या होता है? जैसे जा रहे हो वैसे दूरी तय करना। जैसे कि मान लो हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से हम ऐसे चले और इस जगह आके रुक गए, इस जगह मान लो, इस जगह रुक गए, इस जगह। तो जितना तुमको दूरी तय किया सब लंबाई जोड़ेंगे हम लोग टोटल, तो ये कहलाएगा दूरी। और कहाँ से स्टार्ट किए थे? ए पॉइंट से कहाँ गए? बी पॉइंट पे। तो ये दूरी समझ गए, मतलब जैसे तुम गया, जैसे टेढ़ा मेढ़ा गया या जैसे भी गया, टोटल अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना है दूरी जोड़ लेंगे तो वो कहलाएगा दूरी। और विस्थापन में देखो क्या है, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो विस्थापन किसे कहते हैं? तो कोई कण का प्रारंभिक स्थान जो, मतलब जब गति करने वाला कण स्टार्ट करता है तो प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच का शॉर्टकट रास्ता, हाँ, न्यूनतम दूरी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन का डिफिनेशन क्या हो गया? पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। अगर दूरी लिखेंगे तो दूरी हो जाएगा, न्यूनतम बोलना है, न्यूनतम मतलब कम से कम, शॉर्टकट रास्ता। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। चाल, अगला चाल का लिखेंगे हम लोग। स्पीड क्या है? चाल क्या है? देखो, तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में क्या? तय दूरी। तो आंसर हो गया, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या है समझना? इकाई समय, ठीक है। जैसे कि अगर हम तुमको बोले कि 10 सेकेंड में कोई वस्तु 20 मीटर चलता है या 120 मीटर चलता है, तो ये चाल है कि नहीं है? नहीं, ये चाल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कि 10 सेकंड में, लेकिन हम लोगों को चाल बताना होगा तो 1 सेकंड में बताना होगा, क्योंकि आंसर में साफ साफ दिया है इकाई समय। इकाई समय का अर्थ हो गया 1 सेकंड ले लो या 1 घंटा ले लो, ठीक है। 1 सेकंड या 1 घंटा, तब जाकर के वो चाल कहलाएगा। यानी शॉर्ट आंसर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में, अपने से समझने के लिए, 1 सेकंड में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करता है या 1 घंटा में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चाल। तो 10 सेकंड में अगर 120 मीटर, तो इसका 1 सेकंड में चाल कितना होगा? 1 सेकंड में तो 120 बटे क्या कर देंगे? 10 से भाग दे देंगे, तो क्या निकला? 12। इसका चाल हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? तो चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे समय। याद रखना है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, मानी ये ऐसा ही मात्रक हो गया, ये बड़ा मात्रक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़ याद रखना है इसके बारे में, मेन पॉइंट, कि ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसे केवल परिमाण हो, मापा नहीं। जिसे मापा जा सकता हो तो भौतिक राशि, जिसे हम मापा जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन सदिश और अदिश में अंतर क्या है? तो वह राशि जिसका केवल परिमाण हो वो अदिश, और जिसका परिमाण दिशा दोनों है वो सदिश, ठीक है। इसका संकेत भी होता है, इसका भी संकेत भी होता है, वेग का भी होता है। दोनों में अंतर ये है कि चाल है अदिश और वेग है सदिश, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इकाई समय में तय की दूरी, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस पिंड की चाल कहलाती है, ठीक है। चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का सूत्र हो गया दूरी बटे समय, और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आ जाता है वेग। वेग क्या है? तो वेग का आंसर जो हम लोग देंगे, बस लिखेंगे सेम आंसर, थोड़ा सा अंतर होगा। इकाई समय में तय विस्थापन, पिंड द्वारा तो अपने से भी जोड़ सकते हो। इकाई समय में, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय विस्थापन, अगर हम वहाँ दूरी लिए,
दूरी लिए तो चाल, अब विस्थापन लेंगे तो वेग हो जाएगा। इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग का फॉर्मूला तब क्या बन जाएगा? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक सेम होता है जैसे उसका होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसमें एक अंतर क्या है कि कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि को भी वेक्टर देंगे। ये वेक्टर जो देख रहे हो ना, ये तीर चिन्ह, तीर चिन्ह को याद रखना है कि वेक्टर बोलते हैं, और ये किसको दर्शाता है? सदिश को। ठीक है, अगला सवाल क्या है? औसत चाल। औसत चाल समझ जाओगे तो औसत वेग अपने आप समझ में आ जाएगा। औसत चाल क्या है? देखो, सबसे पहले औसत चाल का जरूरत कब पड़ता है या औसत चाल कब निकालते हैं, ये पॉइंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देता है कि जब पिंड असमान वेग से गति करता है तो उसमें कौन सी चाल ज्ञात की जाती है, तब औसत चाल। एक समान अगर कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा है तो औसत चाल निकालने का जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ेगा? जब पिंड, यहाँ लिखेंगे जब पिंड असमान चाल से गतिशील हो। जब पिंड असमान चाल से गतिशील हो तब क्या कंडीशन बोले कि जब पिंड असमान चाल से गतिशील हो तब पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, पिंड द्वारा तय कुल दूरी, पिंड द्वारा तय कुल दूरी एवं दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, जितना समय लग गया उस समय के अनुपात को, क्या किसको? अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? औसत चाल। यानी अगर हम लोग पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, जैसे ये पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी ले लिए, अब बटा में किसको रख दिए? तय करने में लगे समय को, तो यही अनुपात कहलाता है। बटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। तो इसी को कहते हैं औसत चाल। तो यहाँ औसत चाल का क्या हो जाएगा सूत्र? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हो गया? आया समझ में? लेकिन ये कंडीशन जरूर याद रखना कि जब पिंड असमान चाल से गतिशील होगा तब। अब तुम बोलोगे कि सर तब एक समान चाल से गतिशील होगा तो क्या होगा? हाँ, एक समान चाल से अगर गतिशील है तो क्या होगा? एक समान चाल से जो चाल है उसका वही औसत चाल हो जाएगा उसका। नहीं, मान लो कि 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, ऐसे तुम अगर लिखोगे भी तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना समय उतना भाग दोगे आंसर वही आएगा। इसलिए एक समान चाल में क्या होगा कि जो चाल है वही औसत चाल के बराबर हो जाएगा। लेकिन असमान चाल में ऐसा नहीं होता। असमान चाल में तुमको कुल दूरी निकालना पड़ता है, कुल समय निकालना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, तब औसत चाल निकलता है। क्लियर हो गया? अब विस्थापन में क्या है? औसत चाल हो गया। अब औसत वेग लेंगे तो क्या करेंगे? कुल विस्थापन बटे कुल समय, सेम आंसर, खाली विस्थापन हो जाएगा। औसत वेग तो क्या होगा? डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगला क्वेश्चन क्या है? त्वरण। त्वरण देखो, त्वरण त्वरण क्या है? त्वरण को याद रखना है कि ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। तो त्वरण है क्या? देखो, एकदम सिंपल आंसर है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। बहुत बच्चा जो है ना आंसर लिखने में गलती कर देता है, समय के साथ बोल भी जाता है, वेग परिवर्तन की दर भी बोल देता है, तो गलत हो जाएगा। जब तुम समय आगे में लोगे तो वेग परिवर्तन की दर नहीं बोलोगे, खाली बोलोगे वेग में परिवर्तन। जब तुम समय नहीं लोगे तब डायरेक्ट लिखोगे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि दर समय बताता है। दर क्या बताता है? समय। तो डायरेक्ट आंसर ये होगा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। जैसे कि मान लो ये बॉल है और ये बॉल लुढ़क रहा है पहले से 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाता है? तो हम क्या देखें कि दोनों के वेग में अंतर हो गया और भी टाइम लगा। इसका मतलब इस पर क्या उत्पन्न हो गया? त्वरण। त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, और वेग में ऐसे परिवर्तन नहीं होता है, इस पर क्या लग रहा है? फोर्स, यानी बल लगेगा तो ही त्वरण उत्पन्न होगा। समझ गए? एकदम बहुत आसान आंसर है ये सब। ये सब खाली तुम लोग कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर हुआ तो तुमको समझना आसान हो जाएगा।
तो त्वरण का सूत्र क्या हो गया तब परिभाषा से? त्वरण का सूत्र हो गया वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या? समय। ये ना होगा। तो अगर हम इस बॉल का प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u और इसका अंतिम वेग मान लेते हैं v और समय को मान लेते हैं t, तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? त्वरण को a से सूचित करेंगे, वेग में परिवर्तन v माइनस यू और समय t। यही इसका फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला कि a बराबर v माइनस यू बाय टी। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे 10th तक में ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चलता है, अगर इंटर में जाओगे तो बस खाली माइनस कर देना, प्रति हटा देना, इस तरह से लिखा जाता है, प्रति वाला सिंबल हटा के लिखा जाता है। वो इसका भी रीजन ये है कि जब बिमीय सूत्र लिखोगे ना, डायमेंशनल फार्मूला, तो उसमें इसका जरूरत पड़ता है, इसीलिए माने सिंबल ये हट जाता है ऑब्लिक का जो। तो मात्रक हो गया। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, याद रखना है ये सदिश राशि है। त्वरण हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? गति के समीकरण। गति के समीकरण। ठीक है, देखो गति का समीकरण क्या है? देखो फिजिक्स में कोई भी समीकरण तुम लिखो, कोई भी समीकरण, जैसे कि मान लो हम एक आइंस्टीन का समीकरण लिखते हैं। आइंस्टीन का समीकरण है E बराबर mc स्क्वायर, है ना। तो ये एक समीकरण हुआ। क्यों समीकरण है? क्योंकि बराबर के दोनों तरफ कोई ना कोई टर्म है। बराबर के अगर दोनों तरफ कोई टर्म होगा तो वो समीकरण बन जाता है, पढ़े हैं ना हम लोग। तो इसमें क्या है कि समीकरण कोई भी, तुम फिजिक्स में कोई भी समीकरण लोगे तो वो क्या क्या दर्शाता है? दो चीज़ों में संबंध दर्शाता है। क्या चीज़ में? तो इसमें क्या संबंध दर्शाता है? द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, है ना। द्रव्यमान और ऊर्जा में ये संबंध दर्शाता है, याद रखना। ये E4 क्या? E4 एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और M क्या है? द्रव्यमान है ना। तो ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध बताता है कौन? आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब गति का समीकरण क्या बताएगा? गति का समीकरण भी संबंध बताएगा। तो क्या क्या चीज़ में संबंध बताएगा? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और तय की गई दूरी, है ना, यही सब में, और उत्पन्न त्वरण, इन सब में संबंध अगर कोई बताता है तो वो कहलाता है गति का समीकरण। क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, वस्तु का जो वेग जो भी लगा या दूरी तय करने में लगे समय, और फिर तय दूरी s, और उस पर उत्पन्न त्वरण, वस्तु पर उत्पन्न त्वरण, इसके बीच संबंध जो होता है, उस संबंध को जिस समीकरण से दर्शाते हैं उस समीकरण को क्या कहेंगे? गति का समीकरण। तो गति का समीकरण हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर v बराबर होगा u प्लस ए टी। ये तीनों समीकरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन समीकरण है, यही तीनों समीकरण से फिर तुम लोग न्यूमेरिकल बनाएगा। एक और समीकरण होता है SN/TH बराबर होता है u प्लस a बाई 2 और फिर 2n-1। ये समीकरण भी चलेगा, ये समीकरण है उसमें, है ना। तो ये समीकरण कब चलता है? जैसे कि कोई कण है, कोई कण है, वो कण अगर 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया तो तुमको इससे निकल जाएगा। यहाँ n का मान क्या हो जाएगा? 5 रखोगे तो यहाँ 5 रखोगे, उसमें त्वरण रहेगा, प्रारंभिक वेग रहेगा, तो आराम से बना लोगे। नहीं तो ये मतलब 5वां सेकंड, 10वां सेकंड, 20वां सेकंड, अगर इससे तुमको दूरी निकालना पड़ जाए तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। समझ गए? ठीक है। गुरुत्व बल क्या है? ग्रेविटी। देखो गुरुत्व बल क्या है, तो इसका आंसर एकदम अच्छा से याद रखना है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर एक बल से आकर्षित करती है, एक बल से आकर्षित करती है। तो जिस बल से वो आकर्षित करेगी उसी को क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। मान लेते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ से एक वस्तु आ रहा है इसके तरफ, तो कहाँ जाएगा? केंद्र की ओर। क्यों? क्योंकि ये केंद्र की तरफ ही खींच रही है, अपनी ओर खींच रही है, केंद्र की ओर। तो पृथ्वी जिस बल से इस वस्तु को खींच रही है, वही माने जिस बल से खींच रही है उस बल को ही हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। आ रहा समझ में? किधरों से खींच सकता है, जरूरी नहीं कि उधर से। हम लोग के दिमाग में रहता है कि ऊपर से नीचे गिरेगा, ऐसी बात नहीं है। नीचे से भी खींचे, इधर से भी खींचे, इधर से भी खींचे, सबको वो कहाँ खींचेगी? केंद्र की ओर है। तो इसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। और गुरुत्व बल, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्व बल होता है, अगर वो ब्रह्मांड के प्रति लिया जाए, ब्रह्मांड में, तो गुरुत्वाकर्षण बल बन जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी देख लो।
ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को क्या करता है, एक बल से आकर्षित करता है। तो जिस बल से वो आकर्षित करेगा उसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो बल है वो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रह का अपना बल होता है, तो प्रत्येक ग्रह की बात अगर करेंगे तो वो गुरुत्व बल कहलाएगा नहीं। और ब्रह्मांड में जब गुरुत्व बल अपने एरिया से दूसरे के रेंज में चला गया तो ब्रह्मांड की बात अगर होने लगे तो वो गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि मान लिया जाए कि पृथ्वी है और इसके चारों ओर सूर्य, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये नहीं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। सूर्य के चारों ओर क्या है, पृथ्वी राउंड मारती है। तो अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m और इस सूर्य का द्रव्यमान बड़ी m, दोनों के केंद्र से दूरी अगर हम लोग लेंगे, मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी r, तो इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। यानी दोनों द्रव्यमान m1 इंटू m इंटू बड़ी m है ना, बड़ी m लिए हैं, तो अगर m1 m2 लिखेंगे तो m1 m2 लिखेंगे। ठीक है ना, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये वर्ड समझना जरूरी है इसलिए क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल में देता है कि अगर एक पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे तो क्या होगा। तो अगर हम एक पिंड का द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो बल भी दोगुना होगा, दोनों पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो क्या होगा, ये पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल घटेगा, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे बल बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर दोनों को एक साथ रख ले तो इस तरह का फॉर्मूला होगा। और याद रखना है फिजिक्स में जैसे ही समानुपाती चिन्ह हम लोग हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। ठीक है, ये नियतांक आया और इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक नियतांक। और ये सार्वत्रिक नियतांक का मान फिक्स होता है g बराबर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान तुमको फिक्स होता है, ये याद रखना है ये मान। ठीक ना, केपलर का नियम। केपलर याद रखना है कि ग्रह के लिए नियम दिया था, इसको बोलते हैं ग्रहों का नियम। ग्रहों का नियम, केपलर ग्रह के प्रति नियम दिया था। ये 2 इसका नियम था। पहला नियम क्या है कि सूर्य जो है ना, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी जो घूम रही है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। पता है हम लोगों को कि नहीं पता है? पता है। तो ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, तो ये पृथ्वी देखो, पृथ्वी हम बड़ा बना दिया। बड़ा नहीं बनाना है, जब भी बनाना है थोड़ा इसका मतलब महत्व देना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब घूमती है तो ये किस कक्षा में घूमती है? परवलयाकार, दीर्घ परवलयाकार या दीर्घ वृत्ताकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माने वृत्ताकार नहीं, वृत्ताकार बोलेंगे तो पूरा गोल होगा, ये पूरा गोल नहीं होता है, हल्का अंडाकार होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। तो दीर्घ वृत्ताकार राउंड में घूमती है। और सूर्य कहाँ पर होता है? सूर्य होता है नाभिक में, यानी केंद्र पर। ये नियम है इसका, केपलर ही बताया। केपलर का कहना है क्या कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है और सूर्य उसके नाभिक पर रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह घूमते हैं, है ना, ग्रहों का क्षेत्रीय वेग समान होता है। ठीक है ना, ग्रह का क्षेत्रीय वेग समान होना मतलब dA by dt मतलब हो गया क्षेत्रफल बटे समय। क्षेत्रीय वेग किसको बोलेंगे हम? क्षेत्रफल बटे किसको? समय को। तो क्षेत्रीय वेग कहलाएगा। मतलब इसका कहना क्या है, इसका हम अर्थ समझा देते हैं। इसका अर्थ है कि समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करना। इसका मतलब क्या हुआ? समान समय में समान क्षेत्रफल। समझना, जैसे कि यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो कह रहे हैं क्या, सूर्य को पृथ्वी से मिलाने वाली जो रेखा है, ये समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करती है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखो बड़ा छोटा लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा नहीं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है, ऐसा लग रहा है। तो इसका कहना है कि यहाँ से यहाँ आने में जितना उसको समय लगेगा
इस एरिया को पार करने में उतने समय लगेगा इसको पार करने में। यानी छोटा समय, अगर छोटा क्षेत्रफल को पार करता है 10 सेकंड में, तो बड़ा क्षेत्रफल को भी पार करेगा 10 सेकंड में। इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय वेग, समान क्षेत्रीय वेग। ठीक है। इसका तीसरा नियम क्या कर रहा है, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, मान ले पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या मान लिए r, और कह रहा है आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब जो इसको घूमने में जो समय लग रहा है वो t, तो कह रहा है कि दूरी का वर्ग आवर्तकाल के समानुपाती होता है। तो दूरी का वर्ग कौन हो गया, r समानुपाती क्या लिखेंगे, t। अब यहाँ कह रहा है गुरुत्व के अंतर्गत गति। गुरुत्व के अंतर्गत गति मतलब क्या, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के आधार पर गति कर रहा है, जैसे ये पृथ्वी है और इस वस्तु को वो क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, या हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, है ना, तब ऐसे में क्या होगा, इस पर गुरुत्व बल लगेगा। जब ऊपर से गिर रहा है या नीचे से फेंक रहे हैं तो गुरुत्व बल लगेगा, अर्थात वो गुरुत्व के अधीन वो गति कर रहा है। लिखा है ना, गुरुत्व के अंतर्गत गति, मैंने गुरुत्व बल उस पर आरोपित है फिर भी वो गति कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसका देखो सूत्र क्या होगा, समीकरण हम लोगों को पढ़ना है। तो याद रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे आता है तो वहाँ जी का मान तुमको लेना है प्लस में, और नीचे से ऊपर जाएगा तो जी का मान माइनस में। इसमें क्या होता है, सरल रेखीय गति जो है एस जो हम लोग पढ़ते थे, एस कन्वर्ट हो जाएगा एच में, ए कन्वर्ट हो जाएगा जी में, और भी और यू ये दोनों सेम रहेगा, भी रहेगा, यू भी यू रहेगा, मतलब दोनों ये दोनों चेंज होता है। तो अगर हम समीकरण लिखे थे पहले वाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखे थे, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा एस के जगह एच, और यहाँ लिखोगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन वहाँ प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों होगा। प्लस हो गया जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तब, और माइनस हो गया जब नीचे से वस्तु ऊपर जाएगा तब। तो ये फॉर्मूला हो गया गुरुत्व के अधीन का सूत्र, ये वाला। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े थे। तो इसमें चेंजिंग करना है क्या क्या, तो बी स्क्वायर बराबर होगा यू स्क्वायर प्लस ए के जगह जी और एस के जगह एच। समझ गए कि नहीं। तीसरा फॉर्मूला था v बराबर यू प्लस ए टी, तो इसमें चेंजिंग क्या करना है, v बराबर यू प्लस जी टी, ये चेंजिंग करना है। और एस एन टी एच वाला में फॉर्मूला एक है ना, एस एन टी एच वाला में वही यू की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, द्रव्यमान और भार, प्रक्षेप्य गति। देखो प्रक्षेप्य गति क्या है, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, अगर कह रहे हैं किसी भी पिंड को, मान लो ये क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब जमीन के सीधा में जो रेखा लेते हैं क्षैतिज रेखा, तो इस रेखा के कह रहा है अगर किसी भी वस्तु को क्षैतिज से अगर हम किसी कोण पर फेंके, ये क्षैतिज है, किसी कोण पर फेंके तो ये वस्तु जो है, वस्तु जिस वेग से गति करेगा उस वेग को क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति। क्या बोलेंगे हम कि यदि किसी वस्तु को प्रक्षेप्य से किसी कोण पर फेंके, प्रक्षेप्य नहीं क्षैतिज से, किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके तो वस्तु की जो गति होगी वो कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। ठीक है, लिख देते हैं, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके तो वस्तु की गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति। जैसे हम लोग भाला फेंकते हैं, डंडा फेंकते हैं, ईंटा फेंकते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं ना, तो जो फेंकते हो कहीं ना कहीं कोण बनता है वो क्षैतिज से, जिस कोण पर फेंकेंगे वो थीटा ले लेंगे और फिर प्रक्षेप्य गति का फॉर्मूला लिख करके आंसर निकाल लेंगे। देखो उड्डयन काल पहले समझ लो तब ना, उड्डयन काल को हम लोग टी से सूचित करते हैं। उड्डयन काल क्या होता है, जैसे कि तुम किसी वस्तु को तुम फेंका, ये प्रक्षेप्य से तुम किसी वस्तु को फेंका, यहाँ पर फेंका तो ये वस्तु क्या हो गई, ये जाएगी ऐसे जाकर गिरेगी नहीं, तो पृथ्वी की सतह पर या क्षैतिज पर जितना समय बाद गिरी उसी को क्या कहेंगे, उड्डयन काल। इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बटे जी, 2u sin थीटा बाय जी। बस इस फॉर्मूला को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान और भार।
तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं। द्रव्यमान क्या है देखो, तो किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये लकड़ी का गेंद है, ये लोहा का गेंद है, लकड़ी और लोहा। थोड़ा इसको छोटा ही बनाते हैं। ठीक है, ये लोहा है और ये लकड़ी है, कौन भारी होगा? देखो ये बड़ा है, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि लोहा भारी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ की मात्रा अधिक है। पदार्थ की मात्रा अधिक है। पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो द्रव्यमान भी अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक होगा तो भार भी अधिक होगा। भार उसी से रिलेटेड है। ठीक है ना? तो समझ गए कि नहीं? पदार्थ की मात्रा पर ही डिपेंड होता है उसका द्रव्यमान, उसका भार। अगर किसी चीज़ में ठूस के भरा है तो उसका द्रव्यमान अधिक हो गया, और द्रव्यमान अधिक हो गया तो भारी लगता है। इसमें क्या है? पदार्थ की मात्रा पूरा एकदम पैक करके भरा हुआ है लोहा में, इसलिए ठोस है। लकड़ी भी ठोस है, लेकिन लकड़ी की अपेक्षा लोहा में द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर। इसका एक चीज़ याद रखना है कि ये एक अदिश राशि है, दोनों में अंतर याद रखना है तुमको। अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, और इसको किससे सूचित करते हैं? एम से। ये सूचित करते हैं, दर्शाते हैं इसको। ये इसका मात्रक हो गया, और अदिश राशि तो याद रखना ही है। उसके बाद नंबर आता है भार। पहले भार पढ़ लो। भार को हम लोग बोलते हैं वेट। ठीक है ना? तो भार क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, शॉर्ट बोलेंगे कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित क्या? गुरुत्व बल। क्या बोलेंगे? कि किसी वस्तु द्वारा या पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्व बल। मतलब जैसे ये पृथ्वी है और इस वस्तु पर क्या कर रही है? गुरुत्व बल लगा रही है। तो जो गुरुत्व बल लगा रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। और W बराबर फॉर्मूला होता है mg। क्या होगा? mg, है ना? तो यहाँ एक चीज़ याद रखना है तुमको, g तो कांस्टेंट होता है, g गुरुत्व त्वरण है, तो इसका मान क्या होता है? नियत होता है 9.8 या होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम g कांस्टेंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? समानुपाती है। अभी बताए थे कि समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक रखेंगे, नियतांक रखेंगे और नियतांक हटा देंगे तो समानुपाती आ जाएगा। यानी द्रव्यमान पे डिपेंड करता है किसका? भार। तो याद रखना है दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन भार क्या हो जाता है? भार शून्य हो सकता है। ठीक, कैसे शून्य होगा? तो भार यहाँ पे बताया द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन ये हर जगह सत्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर अगर कोई वस्तु पहुँच जाएगा, मान लो ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ आ गया, तो भार इसका हो जाएगा 0। याद रखना है। ठीक है ना? भार इसका 0 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि किसी वस्तु का, इसीलिए ना बोलता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, द्रव्यमान नहीं बोलता है, बोलता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है ना? तो वो भार बताता है, द्रव्यमान नहीं। यानी 60 न्यूटन का चीज़ वहाँ हो जाएगा 10 न्यूटन, 6 से भाग देना पड़ेगा। तो भार कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कम और ज़्यादा नहीं हो सकता। और भार कैसी राशि है? सदिश। भार कैसी राशि है? सदिश, वो अदिश है। और W बराबर फॉर्मूला इसको याद रखना, W बराबर mg। उसके बाद क्वेश्चन है उपग्रह। उपग्रह क्या है? सैटेलाइट। उपग्रह देखो क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाला आकाशीय पिंड। घूमने वाले आकाशीय पिंड को ही क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा हो गया, लेकिन उपग्रह हो गया 2 प्रकार का। एक होगा प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा बना, और जो मानव निर्मित है, आदमी जो बनाया है उसको बोलेंगे मानव निर्मित, है ना? तो प्राकृतिक उपग्रह में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। ठीक है, और मानव निर्मित जो आदमी बनाता है, जैसे कि भास्कर, आर्यभट्ट, ये सब क्या है? उपग्रह है, सैटेलाइट है। समझ गए? अब इसमें कह रहे हैं भू स्थिर उपग्रह क्या है? एक क्वेश्चन और है, भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह भी समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है ना। भू स्थिर उपग्रह,
तो भू स्थिर उपग्रह किसको कहेंगे? तो वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो, या किसी भी ग्रह के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष क्या हो, इसलिए इसका नाम है भू स्थिर। मतलब अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सामने एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये, तो ये सैटेलाइट इसके सापेक्ष स्थिर है, यानी पृथ्वी जिधर घूरेगी सैटेलाइट भी उधर घूरेगा। पता ही नहीं चलेगा कि, मतलब लगेगा दूर से देखोगे ना तो लगेगा ये इसी से जुड़ा हुआ है, कोई डंटा में जोड़ दिया है, मतलब साथ ही साथ घूमेगा एक साथ। तो इसलिए इसका नाम है भू स्थिर उपग्रह। इसलिए क्या होता है कि इसका आवर्तकाल, इसका घूर्णन काल और इसका आवर्तकाल सेम होता है। माने ये 24 घंटा में घूमता है ना, ये भी 24 घंटा में घूम कर तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसको याद रखना है कि इसका आवर्तकाल दोनों का 24 घंटा होता है, 24 घंटा बराबर होगा। और इसको कहाँ रखा जाता है? विषुवत वृत्त के ऊपर, माने पृथ्वी का जो विषुवत वृत्त होता है ना, ये वाला लाइन, इसी के जस्ट ऊपर में रखा जाता है। किसी शहर में, किसी शहर के ऊपर रख देंगे, कोई शहर है उसको ऊपर रखा जाता है, वैज्ञानिक लोग रखते हैं, हम लोग क्या रखेंगे, ठीक ना। हो गया, पॉइंट दिया होगा उस इसका, बोलो क्या क्या फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है? एच नहीं, बी बराबर √GM बाय R+H। ये भू स्थिर उपग्रह जो है जिस वेग से गति करेगा, उसका एक स्पीड होगा ना अपना, तो उसका जो स्पीड है उसका फॉर्मूला है GM/R+H। तो R क्या हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या, और H क्या हो गया? जितना ऊंचाई पर सैटेलाइट है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे होगा, पृथ्वी में सटा नहीं है ना होगा, तो पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर वो ऊंचाई हो गया, पृथ्वी का त्रिज्या हो गया, G का मान जानिए रहे हो, M हो गया तुम्हारा ग्रह का द्रव्यमान, ठीक है। और उसका वेग, ग्रह का द्रव्यमान इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेना चाहिए हम लोग को उपग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह का ना वेग निकालोगे। उसके बाद ये आवर्तकाल, उपग्रह का आवर्तकाल, तो 2π आगे कांस्टेंट है, इसका मान तो वही रखोगे। R और H समझिएगा, R हो गया पृथ्वी का त्रिज्या, समझ गए। तो ये आवर्तकाल हो, आवर्तकाल मतलब कितने देर में घूमेगा अगर निकालना हो तब, ठीक है, हो गया ना।